ब्रेक के बाद हम लौट आए और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। ब्रेक से पहले हमने आपको बता दें 8 सीटों पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहले हमने 4 सीटों पर चर्चा की, जो चर्चा हुई है वो हमारी अब तक हुई है। आपको बता दें मेरठ लोकसभा सीट पर हो चुकी है, अमरोहा को लेकर हमने भी सीट की पर चर्चा की, जहां से मैं ये शो कर रहा हूं। इस सीट पर हमारी बात हो चुकी है, गाजियाबाद पर बात हो गई है और अब हम और कुछ सीटों पर बात करने जा रहे हैं। जो सीट है अब आपको बता दें, हम गौतम बुद्ध नगर पर बात करेंगे, अलीगढ़ पर बात करेंगे, मथुरा लोकसभा सीट पर बात करेंगे जहां से हेमा मालिनी फिर से किस्मत आजमा रही हैं। वहीं इसके अलावा हम बुलंदशहर की बात करेंगे। तो आपको बता दें कि हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए, और भी मेहमान जुड़ेंगे तो हम चर्चा में शामिल करेंगे। अवनीश त्यागी जी आपको बता दें हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बुलंदशहर से जुड़ गए। पवन नवरत्न वरिष्ठ पत्रकार है मथुरा से जुड़ गए। हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा वरिष्ठ पत्रकार अलीगढ़ से जुड़ गए। यही काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है। अवनीश त्यागी जी, सबसे पहले बुलंदशहर की चर्चा कर लेते हैं। सर, भोला सिंह पर बीजेपी ने फिर से दाव लगाया सर। 2 बार के सांसद है भोला सिंह सर। लग रहा है कि हैट्रिक बन जाएगी या मुकाबला फंसा हुआ है, त्रिकोणीय हो सकता है, या लग रहा है कि सपा कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के बीच होगा मुकाबला। त्यागी जी त्यागी जी अनम्यूट कीजिएगा आप। त्यागी जी आपने म्यूट किया हुआ, अनम्यूट कीजिएगा एक बार। ठीक, अब अपनी ठीक है, आवाज आ रही है सर। भाजपा किला बचाने और विपक्ष ढहानों को एकजुट हुआ है। हेलो जी जी, रखिए अवनीश जी अपनी बात रखिएगा। भाजपा किला बचाने और विपक्ष ढहाने को एकजुट है। 18वीं लोकसभा के लिए हो रहे सियासी महासंग्राम में 14वें नंबर की लोकसभा सीट बुलंदशहर सुरक्षित सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह के सामने हैट्रिक लगाने का लक्ष्य है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी गिरीश चंद जाटव हाथी की सवारी कर सांसद का सफर तय करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने शिवराम वाल्मीकि को प्रत्याशी घोषित किया है। 2 बार के सांसद डॉक्टर भोला सिंह पर भरोसा जताते हुए भाजपा किला बचाने और विपक्ष ढाने को एकजुट है, जिसके लिए बसपा ने बिजनौर की नगीना सीट से सांसद गिरीश चंद जाटव और कांग्रेस ने शिवराम वाल्मीकि को चुनावी मैदान में उतारा है। बुलंदशहर सीट पर कल्याण सिंह प्रभाव रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में बुलंदशहर जनपद आता है। बुलंदशहर लोकसभा सीट 1952 में ही अस्तित्व में आई थी। बुलंदशहर लोकसभा सीट पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे कल्याण सिंह का प्रभाव रहा है। इसका कारण उनका स्वजातीय लोधी वोट इस पर बड़ी संख्या में है। और वर्ष 2009 देखिए कल्याण सिंह का प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप अवनीश त्यागी जी कह रहे हैं, मैं लौटूंगा आपके पास फिर से सर। और भी मेहमान जुड़े हैं। पवन नवरत्न जी है, वरिष्ठ पत्रकार है मथुरा लोकसभा सीट की बात करते हैं, ब्रज भूमि की बात करते हैं। ब्रज क्षेत्र का क्या चुनावी मूड लग रहा है? पवन जी, क्या समीकरण नजर आ रहे हैं? हेमा मालिनी 2 बार की सांसद हैट्रिक लगा पाएंगी या यहाँ मुकाबला दिलचस्प हो रहा है ब्रज भूमि में, क्योंकि इस बार आरएलडी और बीजेपी भी साथ आ गई है? या फिर ये रहेगा कि देखिए बाहरी उम्मीदवार रहती हैं वो, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं एक तरफा माहौल नजर आ रहा है? क्या स्थिति बन रही है सर मथुरा की? देखिए, ये निश्चित है कि लोग जो है इस बार पूरी तरीके से मूड बना चुके हैं और हेमा मालिनी जी स्पष्ट तौर पर हैट्रिक बनाने की ओर बढ़ रही हैं। मथुरा उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश की महत्वपूर्ण लोकसभा सीट मानी जाती है। यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव लड़ चुके हैं और मथुरा में भारी वाला मुद्दा केवल एक विपक्ष का जुमला कह सकते हैं, भारी वाली बात कोई नहीं है। हेमा मालिनी जी स्पष्ट तौर पर मथुरा में अपनी हैट्रिक लगाने की ओर बढ़ रही हैं। हालांकि यहाँ आरएलडी से बीजेपी को बहुत बड़ी सपोर्ट मिली है। आरएलडी का गठबंधन नहीं होता तो मथुरा में सीट फंसने वाली स्थिति बन सकती थी और टक्कर आती, लेकिन इस समय स्पष्ट है माहौल चुनाव का पूरे जिले में कहीं नहीं मालूम पड़ रहा। लोगों ने अपना मन बना चुका है हेमा मालिनी जी के लिए। जी चलिए पवन जी, लौटता हूँ आपके पास। सुरेंद्र शर्मा वरिष्ठ अलीगढ़ से जुड़े हैं। सर, अलीगढ़ की क्या स्थिति बन रही है? अलीगढ़ की जनता सर किसके पर ताला लगाएगी और किसके लिए जीत का ताला खोलने वाली है?
क्या समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य सीट है, मुस्लिम भी एक डिसाइडेड वोटर है सर, यहाँ जीत हार में अहम भूमिका निभाता है सर। जी चलिए, लगता है उनसे हमारी संपर्क नहीं हो पा रहा सुरेंद्र जी से। हमारे साथ आपको बता दें अवनीश त्यागी भी जुड़े हुए हैं बुलंदशहर से। त्यागी जी, एक बहुत बड़ी बात है, आप कह रहे थे कि ये सुरक्षित सीट है, लेकिन आपको लग रहा है कि यहाँ कास्ट फैक्टर कितना हावी है बुलंदशहर के अंदर? कास्ट फैक्टर को थोड़ा सा समझाइएगा हमको। बुलंदशहर में ये लोग बाहुल सीट मानी जाती है और यहाँ कल्याण सिंह का फैक्टर मेन है। कल्याण सिंह, हम 2009 की बात करें तो 2009 में कल्याण सिंह क्योंकि भाजपा को छोड़ गए थे और ये सीट पहली बार 2009 में सुरक्षित हुई। उस वक्त समाजवादी पार्टी से कमलेश वाल्मीकि जी को यहाँ से चुनाव मैदान में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े और उन्होंने जीत हासिल की। वो कहीं ना कहीं है जो है लोध बाहुल क्षेत्र में जो कल्याण सिंह का फैक्टर है वो मेन फैक्टर है। दूसरा, हम बात करें आरएलडी का तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका आरएलडी का, क्योंकि आरएलडी भाजपा के अलायंस में है, तो इसका भी बहुत बड़ा एक भाजपा को फायदा दिखाई पड़ रहा है। तो ये सीट जो है संभवतः यहाँ बीजेपी के डॉक्टर भोला सिंह हैट्रिक की संभावना उनकी बनी हुई है। चलिए मैं लौटूंगा। विनोद शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट का सियासी समीकरण उनसे समझते हैं। विनोद जी, गौतम बुद्ध नगर भी काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है सर, क्योंकि दिल्ली से सटी इलाका है सर। ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि महेश शर्मा की यहाँ हैट्रिक दांव पर लगी है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैट्रिक दांव पर है, तो महेश शर्मा की भी हैट्रिक दांव पर लगी है सर। इसे कह सकते हैं सुरक्षित सीट मान लिया जाए बीजेपी के लिए, या आपको लग रहा है कि सर कांटे का मुकाबला होगा और कास्ट फैक्टर कितना हावी है यहाँ? ये बात सही है कि इस समय मुकाबला मजबूत हुआ है, बसपा और सपा की तरफ से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, लेकिन जो गैप था 2019 का वो इतना ज़्यादा था कि मुझे नहीं लगता कि इतना वो नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि 8,30,000 वोट मिले थे 2019 के चुनाव में, और जो दूसरे लोग थे उनको उनके दोनों प्रत्याशी का जो बीच में सेकंड नंबर था उसके बीच में 3,18,000 का अंतर था। और उसके बाद से 75,000 वोट शहरी क्षेत्र में नोएडा में बढ़ी हैं। और ये महत्वपूर्ण फैक्टर इसलिए है कि इस पूरे लोकसभा चुनाव में शहरी वोटर निर्णायक भूमिका निभाएगा। ये जरूर है कि जिस तरीके से सपा कांग्रेस गठबंधन ने कांग्रेस के ही पूर्व जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह नागर को टिकट दिया है, और उधर बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व विधायक जो कांग्रेस से ही गए हैं बसपा में राजेंद्र सोलंकी जी को टिकट दिया है। तो जातीय समीकरण जो बनाए गए हैं वो ये है कि जो ठाकुर वोट है वो सोलंकी के साथ है, उनके साथ साथ उनको दलित वोट भी मिलेगा, और उस क्षेत्र में खासतौर पर खुर्जा और सिकंदराबाद और जेवर के आसपास का जो इलाका है वहां पर बसपा एक बीजेपी के वोट बैंक में सेंध मार रही है। और इधर जो दादरी विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन विनोद जी, क्योंकि जिस तरह आपने जिक्र किया कास्ट फैक्टर का, आपको लग रहा है कि महेंद्र नागर को जिस तरह उतारा है, क्योंकि गुर्जर वोटरों की भी ठीक ठाक सीट यहाँ पर संख्या है गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर, लेकिन आपको लग रहा है कि गुर्जर वोटर वो सपा कांग्रेस के साथ जाएगा, वो ये जाएगा कि सपा कांग्रेस के साथ जा सकता है? क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि आपने क्षत्रिय वोटर की बात कही, जो अभी हम पिछले चुनावों में देख रहे हैं, गुर्जर वोट बीजेपी के साथ जाता है, क्षत्रिय वोट भी बीजेपी को मिलता है, तो क्या कटेगा कास्ट की वजह से? बिल्कुल बटेगा, क्योंकि देखिए जो महत्वपूर्ण नेता है, ऐसा नहीं है कि सारे गुर्जर नेता एक ही दल में है। भारतीय जनता पार्टी में सुरेंद्र सिंह नागर महत्वपूर्ण भूमिका में है और वो इस समय बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं। 2009 का चुनाव उन्होंने बसपा प्रत्याशी के रूप में जीता था, जिसमें डॉक्टर महेश शर्मा 15,000 वोटों से हारे थे। उसके बाद 2014 में जो चुनाव हुआ था उसमें नरेंद्र भाटी समाजवादी पार्टी के थे जो दूसरे नंबर पे थे, और वो इस समय बीजेपी में ही हैं। इसके साथ साथ 2019 का चुनाव हुआ था उसमें भी जो महत्वपूर्ण लीडर थे उनमें ज्यादातर इस समय बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बड़े नेता कोई भी राजनीति में जो इस समय गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में दखल रखता है वो ज्यादातर नेता बीजेपी में हैं। जो
सपा और बसपा में जो कांग्रेस के चलिए, गौतम बुद्ध प्रत्याशी नगर हैं, बहुत वो महत्वपूर्ण सीट है, लेकिन सर जो डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि लोग ये भी देखेंगे, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के वोटर जो हैं वो ये भी देखेगा कि एयरपोर्ट बन रहा है, वो ये भी देखेगा कि मेट्रो पहुंच रही है, सड़कों का जाल बिछा है, गुंडागर्दी कम हुई है, ये बहुत बड़े फैक्टर है। मैं लौटूंगा सर, मैं अलीगढ़ का रुख कर लेता हूँ। हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, ये ताला और तालीम की नगरी का क्या चुनावी मूड नजर आ रहा है सर? है निश्चित रूप से ताला और तालीम की शहर तो है, लेकिन इस बार जो है वोटर के मन की बात भापना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो मुस्लिम वोटर्स है। 4 लाख मुस्लिम वोटर है यहाँ पर और 2 लाख जाट वोटर है। जी जी। क्योंकि विजेंद्र सिंह जाट परिवार से है, जाट कम्युनिटी से है, और मुस्लिम वोटर जितना भी है यहाँ पर, बात तो कहता है कि भाजपा आ रही है, भाजपा आ रही है, लेकिन उसको सबसे बड़ा डर है कि हमें बूथ तक पहुंचा पाएंगे नहीं पहुंचा पाएंगे, इसलिए बात तो वो भाजपा की जरूर कर रहा है बाहर, वो बात करेगा भाजपा ही करेगा, लेकिन वो बूथ तक पहुंच के क्या करेगा ये समय के गर्त में है। कोई नहीं बता सकता कि वोट वो किसको देगा, लेकिन ये अब तक ये माना जाता है कि मुस्लिम वोट जो है सपा का परंपरागत वोट है, तो कोशिश वो यही करेगा कि वो उस विजेंद्र सिंह को वो वोट करे। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात है जाट वोट यहाँ पर 2 लाख वोटर है, जिसमें 2 लाख वोटर चूंकि विजेंद्र सिंह जी 75 साल के हो चुके हैं, जाटों की जितनी भी खैर क्षेत्र में उन्होंने सभा की है, उन्हें लोगों को ये बताया कि भैया मैं 75 साल का हो गया हूँ, कल मालूम नहीं कल का सवेरा देख पाऊँ या नहीं देख पाऊँ, इसलिए वो पूरी तरह जाट कम्युनिटी को प्रभावित कर रहे हैं। झंडा भले बीजेपी का लग रहा होगा जाटों की गाड़ियों पर, लेकिन वो रात को जब जाट जब खाट में बैठता है तो एक ही बात कहता है कि हम जाट हैं। सुरेंद्र जी, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, और जो समीकरण बन रहे हैं सुरेंद्र शर्मा जी, कि मुस्लिम वोटरों की भी तादाद है, और देखिए सपा और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो जाट वोटर हैं। अगर मुस्लिम और जाट एक तरफा चला गया तो ये बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ जाएगी, और अगर जाट बटा मुस्लिम बटा तो बीजेपी के लिए फायदा हो सकता है। फिर नहीं, ठीक है, जाट तो नहीं बटेगा, जाट तो जो है इस तरह से यहाँ पर हो रहा है कि कुछ वोट जो पिछले बार लगभग 70% जाटों का वोट जो है बीजेपी को पड़ा था, लेकिन वो इस बात नहीं कह सकते कि 70% पूरा तरह वोट जो है जाटों का बीजेपी को आ जाएगा। हालांकि यहाँ से जाट कम्युनिटी से एमएलसी ऋषिपाल जी है, जिलाध्यक्ष भी जाट कम्युनिटी से है, लेकिन उसके बाद इनका जादू चल पाएगा या नहीं चल पाएगा दोनों का, ये कहना बहुत मुश्किल है। चलिए, मैं लौटूंगा। हमारे साथ पवन जी हैं, मथुरा से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पवन जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, ब्रज नगरी की बात करते हैं, धार्मिक नगरी है, टूरिस्ट लगातार बढ़ रहा है, वृंदावन का विकास हो रहा है, भगवान कृष्ण जन्मभूमि की आप देख ही रहे हैं कि वहाँ पर एक ईदगाह का मामला है, इसको लेकर भी बहुत जोर शोर से बात हो रही है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद एक गठन किया गया है, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, ये यहाँ के वोटर पर इम्पैक्ट डालेगा सर? ये बहुत सारे जो मुद्दे जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। हाँ, डालेगा, इम्पैक्ट डालेगा। ब्रज तीर्थ विकास परिषद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बड़ा अच्छा काम कर रही है। पर्यटन की दृष्टि से मथुरा, वृंदावन और जितने भी हमारे यहाँ नंदगांव, बरसाना, गोकुल तीर्थ स्थल है, उन सब पे पर्यटकों के लिए बड़े अच्छे काम किए जा रहे हैं यहाँ पर। और सांसद हेमा मालिनी का भी बहुत बड़ा इसमें रोल है। उन्होंने 5,000 से करोड़ से अधिक की धनराशि ब्रज पंचकोशीय परिक्रमा के लिए स्वीकृत कराई है। उसका असर जो है अभी 2-4 सालों में दिखाई देगा। और मथुरा में तो पूरी तरीके से स्थिति स्पष्ट है, यहाँ जन्मभूमि का मसला हो या किसी चीज का भी हो, लोगों का पूरी तरीके से माइंड मेकअप बन चुका है, कहा जा सकता है। जी, लेकिन सर एक महत्वपूर्ण सवाल, जिस आप, क्योंकि हेमा मालिनी को लेकर ऐसा लोगों में, मैं ग्राउंड पर गया, कई बार गया, मथुरा जाने के मौका मिला, तो ग्राउंड पर मैंने देखा बाहरी की बात तो आ रही है कि हेमा मालिनी मुंबई में रहती है, लेकिन हमने अभी देखा पिछले कुछ साल से कि मोदी के राज में ये हुआ है कि जो सेलिब्रिटी भी हैं वो ग्राउंड पर नजर आते हैं। हेमा मालिनी मुंबई तो रहते हैं, लेकिन मथुरा में भी बार बार नजर आते हैं। सरवारी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से जयंत चौधरी भी एमपी रह चुके हैं। जयंत चौधरी यहाँ से स्थानीय माने जाते हैं, उनके परिवार के लोग यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं।
उनके मुकाबले यदि कहा जाए तो हेमा मालिनी का एक भी महीना ऐसा नहीं रहता जहां वो 4 दिन या 5 दिन मथुरा में रहती हों। हमने जब पहली बार हेमा मालिनी जी को सांसद बनाया था ब्रजवासियों ने, तब ये सोचा था ये इस सालों में भी हमको दर्शन नहीं दे पाएंगी, लेकिन उन्होंने हमारा जो भ्रम था उसको तोड़ा। हर महीने कम से कम 3 या 4 दिन उनके यहाँ पर कंपलसरी रहते हैं, वो मथुरा में रहती है, मथुरा के लोगों से सुनती है। अब एक बात कहा जाए कि जनरल वो गली कूचे सड़क पर खड़ी हुई दिखाई दे, ये तो एक सेलिब्रिटी के लिए संभव नहीं है। लेकिन दूसरे कार्यकाल में, पहले कार्यकाल के मुकाबले दूसरे कार्यकाल में हेमा जी ने मथुरा के लिए काफी समय दिया। जब भी मथुरा में कोई कार्यक्रम होती है या किसी प्रकार की कोई सरकारी व्यवस्था या मीटिंग होती है, सब में वो मौजूद रहती हैं और मथुरा के लिए व्यक्तिगत तौर पर उनका जितना भी रुझान हो सकता है अपना वो मथुरा के लिए दिखाती हैं। मथुरा से विशेष लगाव के कारण उनका एक बहुत बड़ी धनराशि जैसे जो करती थी वो सब उनके कैंसिल हुए, सारे रद्द हो जाते हैं, लेकिन मथुरा के आना नहीं छोड़ती है वो। ठीक है जी जी। अवनीश त्यागी जी, एक बुलंदशहर पर चर्चा कर लेते हैं। बुलंदशहर की बात की जाए अवनीश त्यागी जी, भोला सिंह पर फिर से दांव खेला गया है, लेकिन थोड़ा आपको लग रहा है कि ग्राउंड पर एक उम्मीदवार को लेकर बात होती है कि उम्मीदवार पर अगर आप 2 बार सांसद बन गया उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी खड़ी हो जाती है। कई बार ये कह देते हैं कि वो तो एक्टिव नहीं है, भोला सिंह क्षेत्र में नहीं आते हैं। ये चीज क्या ग्राउंड पर नजर आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? क्योंकि मैं गया कई जगह तो ये नजर आया मुझे, लोग कह रहे हैं कि देखिए हम मोदी योगी के नाम पर वोट देंगे, लेकिन सांसद नजर नहीं आते फील्ड पर। ये वोटर के जहन में है क्या? यहाँ से सांसद रह चुके हैं, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। लोग बहुत सारे जो है उनसे बहुत सारी, अब क्षेत्र क्योंकि बुलंदशहर बहुत बड़ा भी है तो भोला सिंह पब्लिक के टच में रहते हैं, किसी ना किसी ब्याह शादी दुख दर्द में लोगों के पास आते जाते हैं, तो ऐसी बात तो नहीं है। तो हो सकता है कुछ लोगों की अपेक्षाएं रही हो ऐसी, उनके छोटे छोटे मामलों में वो हस्तक्षेप करें, लेकिन भोला सिंह मेरे हिसाब से उस क्षेत्र में काफी रहते हैं। दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि भोला सिंह युवा हैं और वो युवाओं के टच में बहुत ज्यादा हैं, और इस वजह से जो युवा टीम है वो उनके साथ जुड़ी रहती है। तो ये भोला सिंह, ऐसी बात नहीं है कि वो उनका आना जाना क्षेत्र में रहता है, सारे विधानसभा क्षेत्रों में सब में उनका हस्तक्षेप पूरा बना रहता है। हर मामलों में छोटे बड़े ब्याह शादी दुख दर्द में वो आते जाते हैं। चलिए मैं लौटूंगा विनोद शर्मा जी, हम चर्चा के अब आखिरी में पड़ाव में आगे एक रिएक्शन मैं आपसे लूंगा। विनोद शर्मा जी, जब हम ग्राउंड पर देखते हैं तो ग्राउंड पर एक बात सामने आती है कि देखिए हम कई बार सांसद से नाराजगी होती है, कई बार ये होता है कि हम चेहरा मोदी योगी का देख रहे हैं। खासकर मैं यूपी के नजरिए से बात करूं तो लोग कहते हैं कि देखिए हम चेहरा मोदी योगी को देखकर वोट दे रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि उम्मीदवार से ज्यादा मोदी के नाम पर पब्लिक कल वोट डालेगी, उनके काम पर वोट डालेगी? बात मोदी और योगी की करें इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी योगी के नाम पर जनता वोट करेगी, लेकिन हमें एक बात को जरूर ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो आधी आबादी है, आधी आबादी योगी के बाद में जो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, भले उनके हस्बैंड दूसरी जगह वोट दे दें, लेकिन जो सुरक्षा का माहौल योगी जी ने भारत को उत्तर प्रदेश में पैदा किया है ना, वो आधी आबादी निश्चित रूप से योगी की और मोदी की प्रशंसक है, इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे बड़ा ये फैक्टर ये भी है कि मातृशक्ति जो किसको वोट देगी, जो उनको जो सुरक्षा मिली है, जो पहले होता था सड़कों पर कब किसके साथ छेड़खानी हो जाए, सुरक्षित नहीं रहती थी मातृशक्ति हमारी। हमको जो हमने कई सारे लोगों से बातचीत की मातृशक्तियों से, तो उन्होंने ये कहा कि हम जितने सुरक्षित आज योगी के राज्य में हैं तो हम वो। विनोद जी एक और आपसे सवाल है मेरा। गौतम बुद्ध नगर की बात करें, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, सर हाई राइज सोसाइटीज हैं, यहाँ तमाम लोग फ्लैट्स में रहते हैं, लाखों वोटर ऐसे हैं जो फ्लैट्स के हैं। आपको लग रहा है कि क्योंकि ज्यादातर देखा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का मामला है, कल फ्राइडे है, कल शुक्रवार है, शुक्रवार मतलब फिर वीकेंड आ जाता है, शनिवार इतवार लोग छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि इन लोगों को, चुनाव आयोग को, प्रशासन को बाहर निकालना, बूथ तक पहुंचाना एक बड़ा चैलेंज होगा और ये वोटर भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है हर उम्मीदवार के लिए? बड़ा मैं आप यहाँ चर्चा करना चाहूंगा कि इस समय जो चुनाव यहाँ पर है गौतम बुद्ध नगर में, दिल्ली में और फरीदाबाद में नहीं है, गुड़गांव में नहीं है। तो जो लोग यहाँ से दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद में जाते हैं जॉब करने के लिए, पूरी छुट्टी तो कोई कंपनी प्राइवेट सेक्टर
होता नहीं है। वो कहते तो चल रही है लगातार, आईटी की कंपनियां जितनी भी सब लोग दिल्ली जाएंगे या वहां जाएंगे, वो वोट डालने नहीं आएंगे। और इसी तरीके से हजारों लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में रहते हैं, वोट उनकी यहाँ पे उनकी कंपनियां भी काम करते हैं, तो वो भी लोग वोट डाल, इसलिए वोट परसेंटेज कम होता है यहाँ पर। खासतौर पर दिल्ली एनसीआर में सब जगह छुट्टी घोषित होनी चाहिए, बजाय इसके कि भाई एक बार वोट डालने के बाद आपको ऑफिस भी आना है। अगर इस तरह की व्यवस्था होती है तो लोग सुबह ही अपने ऑफिस निकल जाते हैं, वो वोट नहीं डालते। तो ये असर जरूर डलेगा, वोट परसेंटेज इसलिए कम होगा। और शहरी क्षेत्र खासतौर पर हर बार प्रभावित होता है। आप देखिए जितनी भी 5 विधानसभा है गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में, सबसे कम मतदान नोएडा में होता है और ग्रेटर नोएडा में होता है। दादरी, सिकंदराबाद और खुर्जा और जेवर वहाँ ठीक ठाक मतदान होता है, लेकिन नोएडा क्षेत्र में काफी कम मतदान होता है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बात कही कि देखिए जो बहुत लोग दिल्ली जॉब करते हैं या गुड़गांव जॉब करते हैं या फिर वो फरीदाबाद जॉब करते हैं, वो निकल जाएंगे, फिर वो वोट नहीं डालेगा। सोसाइटी में रहने वाले लोग अक्सर यही होता है कि वो निकलते नहीं हैं, वीकेंड आ जाता है, क्योंकि फ्राइडे अगर नोएडा में छुट्टी हुई तो फिर शनिवार और इतवार फिर छुट्टी पड़ी जाती है इन लोगों के लिए। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी बनता है। सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है, अलीगढ़ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और मुस्लिम वोटरों पर सबकी नज़र रहेगी। मुस्लिम वोटरों का ये होता है कि सर मुस्लिम वोट एक तरफा गया तो उस उम्मीदवार की जीत पक्की है, अगर बटा तो वो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को हो जाता है। तो अलीगढ़ की स्थिति इस पर टिकी हुई है या अलीगढ़ की स्थिति दूसरे मुद्दे पर भी है कि देखिए विकास के मुद्दे पर भी है, चीज़ें बदली हैं, गुंडागर्दी, दंगे, ये सब चीज़ें रुकी तो वोटर ये चीज़ भी देखेगा, या आपको लग रहा है कि यहाँ कास्ट फैक्टर या धर्म का फैक्टर बहुत ज़्यादा हावी रहेगा? यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है, कास्ट फैक्टर तो हावी रहेगा, लेकिन भाजपा प्रत्याशी के साथ साथ भीतरघात की संभावना और आशंका सबसे ज्यादा है, क्योंकि जो बसपा के कैंडिडेट है हितेन उपाध्याय बंटी, जो खुद ही पहले भाजपा में थे, और इनके साथ जो भी घूमने वाले अधिकांश लोग हैं वो भाजपा के साथ रहे हैं। सबसे बड़ी एक और बात समझ में आ रही है, अभी तक जो पर्ची होती है, वोटिंग पर्ची जो होती है, मेरे घर पे भी शाम को 7:30 बजे आई है, तो ये भी मालूम नहीं पड़ पा रहा, पर्ची भी नहीं बच पा रही है, और भीतरघात का सबसे बड़ा खतरा सतीश गौतम के लिए हो सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विनोद शर्मा जी आपका भी, अवनीश त्यागी जी आपका भी, और साथ साथ पवन जी आपका भी और सुरेंद्र जी आपका भी हमारे साथ जुड़े और आपने इन 4 सीटों का समीकरण बताया। हम आपको बता दें आज यूपी मांगे उत्तर में 8 सीटों का समीकरण पर चर्चा कर रहे थे हम, वहाँ पर भी हमारी चर्चा हुई, लेकिन कल आपको बता दें कि दूसरे फेज का चुनाव होगा, वोट डाले जाएंगे। यूपी में 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जहां से आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर, यहां भी वोट डाले जाएंगे। आप सबसे जी मीडिया की यही अपील है कि आप अपने घरों से निकलिए और वोट जरूर डालिएगा, बाकी काम आप बाद में करिएगा। तो यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, एक नई लोकसभा सीट से हम करेंगे यूपी मांगे उत्तर।